नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो जो ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है ये आपकी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। और भारत में जितने भी अशोक के शिलालेख मिले हैं ये सारे के सारे शिलालेख आपको अभिलेख आपके ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलेंगे। वहीं जो ऑप्शन बी है देवनागरी लिपि, जो देवनागरी ये आपके ब्राह्मी लिपि पर ही आधारित है। और इसको भी बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। और जो हिंदी है आपकी इसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। जो ऑप्शन सी है शारदा लिपि। शारदा जो है ये आपकी ब्राह्मी लिपि के परिवार से ही जुड़ी एक लेखन प्रणाली है। और जो करोष्ठ लिपि ये आपके दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। और जो अशोक के जो शिलालेख हैं, कुछ शिलालेख तो आपके जो भारत में जो शिलालेख मिलते हैं ये आपके ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। और पाकिस्तान में जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं ये आपके खरोष्ट लिपि में मिलते हैं। और पाकिस्तान के जो शाहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसर अभिलेख है ये खरोष्ट लिपि में आपको देखने को मिलेगा। और ये खरोष्ट लिपि आपके दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किसमें है। तो जो नचिकेता और यम के बीच जो संवाद का उल्लेख देखने को मिलता है ये आपके कठोर उपनिषद में देखने को मिलता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कठोर उपनिषद है ये आपके यजुर्वेद का उपनिषद है। और जो छांदोग्य उपनिषद है ये सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है इसको। और इस छांदोग्य उपनिषद में आपके तीन आश्रमों का उल्लेख, तीनों आश्रमों की जानकारी मिलती है। और चारों आश्रमों की जो जानकारी मिलती है आपकी जावालो उपनिषद में मिलती है। और ये छांदोग्य उपनिषद आपके सामवेद का उपनिषद है। जो मुंडको उपनिषद है ये आपके अथर्ववेद का उपनिषद है। और जो सत्यमेव जयते हमारे जो सत्यमेव जयते हैं जो हमारे राष्ट्रीय में हमारे प्रतीक हमारा राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है उसमें जो लिखा जाता है ये आपके मुंडको उपनिषद से ही लिया गया था। और जो खेनोपनिषद है ये आपके सामवेद का उपनिषद है। तो जो नचिकेता और यम का जो संवाद है ये आपके कठोपनिषद में देखने को मिलेगा। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलिंद पनो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हुआ था। तो जो मिलिंद पनो में जो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद का उल्लेख देखने को मिलता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना मिलिंद पनो में किन के बीच संवाद का उल्लेख देखने को मिलता है। राजा मिलिंद और दार्शनिक जो था नागसेन उसके बीच देखने को मिलता है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है नागार्जुन को आपके शून्यवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। और ये प्राचीन काल के दार्शनिक थे और ये प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य भी थे। वहीं जो ऑप्शन सी है नागभट्ट प्रथम, जो नागभट्ट प्रथम था ये आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। और जो कुमारिल भट्ट थे ये भी प्राचीन काल के दार्शनिक थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो जो अशोक का जो मास्की अभिलेख है इसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख देखने को मिलेगा। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रुमदई रुमदई जो अभिलेख है ये आपके नेपाल में स्थित है। और इसमें बुद्ध के जन्म की जानकारी हमें मिलती है। और जो कालसी अभिलेख है ये आपके उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। और जो ये कलिंग शिलालेख है ये आपका उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में इसमें आपको महाजनपदों को दिखाया गया। और ये इसमें जो ये चार नाम दिए गए तो आपको बताना कि इसमें इस मैप में कौन कौन से नाम किस क्षेत्र के हैं। तो जो ए नाम जो जो ए दिया गया है ये आपके मत्स्य का क्षेत्र था। और ये जो जो बी दिया गया है ये आपके अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। और जो सी ऑप्शन दिया गया है ये आपके वत्स महाजनपद का क्षेत्र था। और जो डी ऑप्शन दिया गया है या जो डी नाम दिया गया है डी का जो क्षेत्र दिखाया गया ये आपके अंगराज्य का क्षेत्र दिखाया गया है। और जो 16 महाजनपद है इसके अक्सर आपकी राजधानी पूछी जाती है। तो जो मत्स्य महाजनपद था इसकी राजधानी आपकी विराट नगर थी। और जो अवंती था इसकी जो राजधानी थी, इसकी दो राजधानियाँ थी। एक उत्तरी अवंती की राजधानी आपकी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी आपकी महिष्मती थी। और वत्स की राजधानी आपके कौशाम्बी में थी। और अंगराज्य की राजधानी आपकी चंपा थी। और सूरसेन की राजधानी आपकी मथुरा थी। और छेदी की राजधानी आपकी शक्तिमती थी। और कौशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती थी। और मगध की राजधानी आपकी राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में थी, है ना। तो जो मगध की राजधानी रही थी तीन रही थी। राजगृह भी मगध की राजधानी रही थी, वैशाली भी मगध की राजधानी रही थी और पाटलिपुत्र भी आपकी
पाटलिपुत्र भी आपके मगध की राजधानी रही थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये क्षेत्र जो दिखाया गया ये मत्स्य, अवंती और वत्स और अंक का क्षेत्र दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो महायान बौद्ध धर्म से जो बोधिसत्व थे अवलोकितेश्वर, इनको पद्म पाणि के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ब्रज प्राणी हैं ये आपके गौतम बुद्ध के मार्गदर्शक और भगवान बुद्ध के ये रक्षक थे। और जो मंजूश्री थी ये आपकी बोधिसत्व में महायान बोधिसत्व थी। और जो मैत्रेय है ये आपके भविष्य के बुद्ध है, या इनका जन्म अभी होना बाकी है। तो ये आने वाले समय के बुद्ध है, यानी भविष्य के बुद्ध कौन है आपके मैत्रेय, इनका जन्म अब आने वाले समय में होगा। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो जो गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे उनको आपके रूपक कहा जाता था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और चांदी के सिक्के सबसे पहले जो जारी किए थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी करे थे। और जो ऑप्शन सी है दिनार, दिनार आपके सोने का सिक्का होता था। और जो ऑप्शन डी है पण, पण आपके तांबे का सिक्का होता था। और करशापण जो होता था ये आपके चांदी और तांबे का सिक्का होता था। तो जो चांदी के सिक्के को आपके रूपक कहा जाता था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ मूल ग्रंथ दिए गए, दूसरी तरफ इनके ग्रंथाकार दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो बारामीर है इनके द्वारा आपको बृहद संहिता लिखा गया था। और जो विशाख दत्त है इनके द्वारा देवी चंद्रगुप्तम नामक ग्रंथ लिखा गया था। और शूद्रक के द्वारा आपका मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ लिखा गया था। और विलहण के द्वारा आपके विक्रमादेवचरितम नामक ग्रंथ लिखा गया था। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्रबंध चिंतामणि है इसके लेखक आपके मेरुतुंगाचार्य थे। तो ये भी पूछ सकते हैं कि प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे? तो मेरुतुंगाचार्य थे, तो ध्यान रखना। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो जो प्राचीन भारत में जो व्यापारियों का जो निगम होता था इसको मणिग्राम कहते थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ऑप्शन सी है अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज आपके विजयनगर साम्राज्य के सम्राट जो थे, या विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे कृष्णदेवराय, उनके दरबार में रहने वाले 8 तेलुगु कवियों को ये संज्ञा या ये उपाधि दी गई थी अष्टदिग्गज की। तो ध्यान रखना अष्टदिग्गज किसके थे? विजयनगर साम्राज्य में थे। और ये कृष्णराय दरबार के दरबार में 8 तेलुगु कवियों की उपाधि थी। और वहीं जो ऑप्शन बी है परिषद, परिषद का मतलब सभा होती है। और वैदिक युग में राजा के द्वारा बुलाई जाने वाली विद्वानों की सभा को परिषद कहा जाता था। और चतुर्वेदी मंगलम का जो मतलब होता है वो जगह होती है जहाँ चारों वेदों के विद्वान एक साथ रहते थे, उसको चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। इसे यदि विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो वर्ष तो कौन सा वर्ष होगा? तो जो शक संवत है ये आपके 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। और विक्रम संवत आपके 58 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगर विक्रम संवत को अगर पुलकेशिन बादामी शिलालेख में इसको अगर बदलना है तो 465 में आपको शक संवत और विक्रम संवत को ऐड करना पड़ेगा। तो अब जब अगर हम 465 में अगर शक संवत और विक्रम संवत को जोड़ते हैं, यानी फिर 78 और 58 को अगर ऐड करेंगे तो 601 आएगा, है ना। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जब विक्रम संवत को आप आपके पुलकेशिन बादामी शिलालेख में बदलेंगे तो 601 आपका निकल के आएगा। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानी कुषाण योशकों में से कहीं ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि आपको बताना था शक और कुषाण और यूनानियों ने ज़्यादातर लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऐसे ऐसे क्या वजह थी, क्या खास वजह थी? तो जो बौद्ध धर्म को अपनाने की जो सबसे बड़ी वजह थी आपकी जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके अशोक के जो शिलालेख है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि अशोक के किस शिलालेख में संगम राज्य के विषय में हमें जानकारी देते हैं। तो जो ऑप्शन ए है पहला और 10वां शिलालेख। तो जो अशोक का जो पहला शिलालेख इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। और 10वें शिलालेख में आपके ख्याति और गौरव की निंदा की गई है। और ऑप्शन जो बी है 11वां शिलालेख में अशोक ने धम्म नीति की व्याख्या की है। और जो
अशोक का जो दूसरा और 13वां शिलालेख है, इसमें आपके संगम राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अशोक का जो 14वां शिलालेख है, इसमें धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का उल्लेख किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करना है। तो जो मृच्छकटिकम है, इसको आपके शूद्रक के द्वारा लिखा गया। तो ये सही सुमेलित है। बुद्ध चरित्र आपके वसुबंधु द्वारा नहीं, बल्कि जो बुद्ध चरित्र था ये आपके अश्वघोष के द्वारा इसको लिखा गया था। और जो वसुबंधु था ये आपके बौद्ध शिक्षक था, और इन्होंने तर्कशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। मुद्रा राक्षस आपके विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था, और हर्षचरित आपके बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें जो दूसरा ये सही सुमेलित नहीं, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको भारत में निम्नलिखित आने वाले का सही कालक्रम क्या होगा। इनको आपको कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो जो सोने के सिक्के जो सबसे पहले शुरू हुए थे, ये आपके मौर्योत्तर युग में देखने को मिलते हैं। और आहत मुद्रा चांदी के जो सिक्के मिले थे, ये आपके बुद्ध युग में ही देखने को मिलते हैं। और लोहे का हल जो हमें देखने को मिलता है, ये आपके उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। और जो पहली जो नगरीय संस्कृति हमें देखने को मिलती है, आपके हड़प्पा काल में देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे पहले हम हड़प्पा काल को रखना पड़ेगा, फिर आपके उत्तर वैदिक काल को रखना पड़ेगा, फिर आपके बुद्ध युग को रखना पड़ेगा, फिर आपके मौर्योत्तर युग को रखना पड़ेगा। यानी सबसे पहले आपकी नगर संस्कृति आएगी, फिर आपका लोहे का हल आएगा, फिर आपका जो आहत मुद्रा के चांदी के सिक्के आएंगे, फिर आपके सोने के सिक्के आएंगे। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाओगे तो पहले 4 आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। तो कथन बिल्कुल ठीक है। जो अशोक था, इन्होंने धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के सामाजिक ताने बाने को ठीक करने के लिए ज़्यादा औचित्य दिया था, या ज़्यादा वरीयता दी थी। तो कथन बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया था। तो कारण भी ठीक है, कथन भी ठीक है, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित है। तो जो लोथल है, ये आपके गुजरात में स्थित है, और इसकी खोज आपके एस आर राव के द्वारा 1954 में की गई थी। और लोथल से हमें प्राचीन गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो पहला सही सुमेलित है। सारनाथ जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो दूसरा कथन भी सही सुमेलित है। जो बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था, ये आपके साथ में दिया था। और जो भगवान बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था, उसको धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन राजगीर के सामने अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष दिया गया, जो कि गलत दिया गया। जो अशोक का जो सिंह स्तंभ का जो शीर्ष मिला, ये आपके सारनाथ से प्राप्त हुआ है। और जो राजगीर है, ये आपके बिहार के नालंदा जिले में एक ऐतिहासिक नगर है। और ये राजगीर आपके कभी मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी। तो इसमें सी जो दिया गया गलत दिया गया है। नालंदा आपके बिहार में, और ये आपके बौद्ध अधिगम का एक महान पीठ रहा है। तो इसमें पहला, दूसरा, चौथा तो सही सुमेलित है, तीसरा गलत दिया गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश के संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम साक्षी आदेश है। तो आपको बताना कि उस संकट के समय जो खाद्यान्न की जरूरत पड़ती है, तो उसका उल्लेख हमें किस में देखने को मिलता है। तो जो मौर्य काल का जो ताम्र लेख था, शौगरा ताम्रपत्र, जो हमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ है, इसमें हमें संकट के समय खाद्यान्न की सुरक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और अशोक का जो रुमदेई स्तंभ लेख है, ये आपके नेपाल में स्थित है। और जो ऑप्शन सी है प्रयाग प्रशस्ति आपके गुप्त काल से संबंधित है। और ये आपके समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया एक स्तंभ लेख है। और जो चंद्र चंद्र का मेहरौली स्तंभ लेख है, ये आपके दिल्ली में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है। तो जो अष्टांग जो बुद्ध था, उन्होंने महात्मा बुद्ध ने जो सांसारिक दुख से मुक्ति के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। और तो ये अष्टांगिक मार्ग आपके धर्मचक्र प्रवर्तक सूक्त के विषय वस्तु से ये जुड़ा हुआ है। यानी भगवान ने 8 सिद्धांत दिए थे, भगवान बुद्ध ने 8 सिद्धांत दिए थे, जिससे आपको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। धर्मचक्र प्रवर्तक सूत्र के विषय वस्तु का संबंध आपके अष्टांग मार्ग से है। और जो दीपवंश ये आपके श्रीलंका का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, और ये आपके बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ था।
दिव्यावादन भी आपके बौद्ध कथाओं का एक ग्रंथ है, और महापरिनिर्वाण आपके महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके मैप से संबंधित और आपको बताना ये जो क्षेत्र दिया गया ये किस राजा का क्षेत्र है। तो जो ये क्षेत्र दिखाया गया ये आपके समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत के अभियान के उपरांत का क्षेत्र दिखाया गया है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा की तीसरी शताब्दी में जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तो भारतीय व्यापारी आधिकारिक रूप से किस पर निर्भर हो गए थे। जब तीसरी शताब्दी ईसा में हुणों ने आक्रमण किया था तो उस समय जो रोमन का जो रोमन साम्राज्य तो समाप्त हो गया था। तो उस समय भारतीय जो व्यापारी थे ये आपके पूरी तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार पर निर्भर हो गए थे। तो जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किस न किस समय आए थे। आपको ये बताना है जो ये यात्री भारत आए थे इनका कालक्रम क्या है, कौन सबसे पहले आया था कौन सबसे बाद में आया था। तो जो फायान था ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था और ये आपके चीनी यात्री था। और जो इत्सिंग था ये आपके चीनी यात्री था, ये आपका एक बौद्ध भिक्षु था और ये आपकी 671 ईस्वी पूर्व में भारत आया था। जो वेनसांग है ये भी आपका चीनी यात्री था और ये आपके हर्षवर्धन के समय भारत आया था। और जो मेगास्थनीज था ये भी आपके एक यूनानी राजदूत था और इसको सेल्यूकस प्रथम निकेटर का राजदूत था और ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो सबसे पहले इनमें से आपके मेगास्थनीज आया था और उसके बाद जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फायान आया था और उसके बाद आपके वेनसांग आया था और उसके बाद आपके इत्सिंग आया था। तो इनमें सबसे पहले मेगास्थनीज, फिर फायान, फिर वेनसांग, फिर इत्सिंग। तो इस तरह से आप इनको सही सम्मिलित करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही, सॉरी बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा।